नमस्कार। आप देख रहे हैं RNA यानी रियल न्यूज एनालिसिस। RNA विद अरुणेश में आपका स्वागत है और आज का RNA आधारित है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर। क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है? क्या ईडी, सीबीआई और आईटी यानी इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां इलेक्शन कमीशन के दायरे में आती हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आती हैं? लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी है कि लोकसभा की जो सीटें हैं उन पर चुनाव कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, पूरी तैयारी की जा चुकी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लागू होते ही पूरे देश भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे आदर्श आचार संहिता कहते हैं, वो लागू हो चुका है। आज RNA विद अरुणेश में हम बात इसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की करने वाले हैं। देखिए, पहले यह जानना जरूरी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो आचार संहिता है, इसकी परिकल्पना क्या थी और इसकी वास्तविकता में क्या हो रहा है। क्या पूरी तरह से चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हो रहा है, और यदि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो इसकी शिकायत कैसे करें, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है। इसके बारे में हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 17वीं जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि आखिरकार ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। भारतीय निर्वाचन आयोग ये एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसको शक्तियां प्राप्त हैं। इस संसद और राज्य की जो विधानसभा में चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र हों, निष्पक्ष हों, उसकी निगरानी की जाए और उसका संचालन किया जाए। इससे संबंधित सारी शक्तियां चुनाव आयोग को संविधान का अनुच्छेद 324 देता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले जो इसको प्रायोगिक तौर पर अपनाया गया था वो केरल विधानसभा चुनाव में 1960 में अपनाया गया था। और इसके बाद वहाँ पर ये जानकारी मिली कि 1962 में फिर जो लोकसभा चुनाव भी हुए उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकार को फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक ड्राफ्ट भेजा था, एक प्रारूप, एक फॉर्मेट बना के भेजा था, जिसे पर उनके सुझाव मांगे गए थे जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं। इसके बाद 1991 में चुनाव के नियमों में बार बार जो उल्लंघन हो रहे थे, जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो क्राइम हो रहा था, अपराध हो रहा था, राजनीति का अपराधीकरण या यूं कह लें अपराध का राजनीतिकरण हो रहा था, इनको ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया, खासतौर पे TN सेशन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनके टाइम पर ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता को बहुत ही सख्ती से लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल है कि इस आचार संहिता के दायरे में क्या क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले तो यही बात है कि जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है वैसे ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसके तुरंत बाद कोई भी राजनीतिक दल और ख़ास तौर पे सत्तारूढ़ दल यानी जिस पार्टी की सरकार है वो कोई नई सरकारी योजना का ऐलान नहीं कर सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह के सरकारी विज्ञापनों में अपना पार्टी का एक तरह से प्रचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना होता है कि किसी भी तरह के जो वो जातिगत, सांप्रदायिक या धार्मिक आधार पर जो भावनाएं भड़काने वाली बातें हैं वो कोई भी राजनीतिक दल या उसके नेता नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यदि आप देखते होंगे कि अक्सर जुलूस वगैरह निकाला जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तो अगर एक ही इलाके से दो जुलूस निकल रहे हैं तो राजनीतिक दलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं कोई आपस में टकराव ना हो, कोई विवाद ना हो। इसके लिए आपको संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जिला अधिकारी यानी जो DM ऑफिस होता है, जो उस जिले का प्रशासन होता है, उनसे भी आपको अनुमति लेनी होगी।
अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, आदर्श आचार संहिता का, वो ये है कि मतदाताओं को, खासतौर पर जो हमारे वोटर्स हैं, उसमें एक तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तुष्टीकरण मतलब अपीजमेंट, जिसमें हम राजनीतिक दल ऐसे ऐलान करते हैं कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे या फिर हम आपको पेंशन देंगे। इस तरह से आप एक तरीके से ये माना जाता है कि आप उनको लालच दे रहे हैं, और ये एक रिश्वत देने जैसा ही होता है। और इसके बदले आपको उम्मीद होती है कि इस जो इनका जो वोट है वो आपको मिल जाएगा, आपकी पार्टी को मिल जाएगा। इसलिए मतदाताओं को किसी भी तरह से लालच देने, उन्हें डराने, धमकाने, ये सब पूरी तरह से निषिद्ध होता है, ये मान्य नहीं होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना होता है कि अगर आपका कोई भी विवाद चुनाव के दिन हो रहा है, तो चुनाव जिस भी इलाके में हो रहा है, जो भी आपका जहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ वैध मतदान अधिकारी ही जा सकते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा अगर कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी रिपोर्ट भी चुनाव आयोग द्वारा जो नियुक्त पर्यवेक्षक होते हैं, जो चुनाव अधिकारी होते हैं, उनको किया जा सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि किसी भी तरह से की जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, उसकी धारा 126 क्या कहती है? उसकी धारा 126 ये कहती है कि एकल या बहुचरणीय चुनावों के लिए निर्धारित प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकता, यानी इससे ये पहले होना चाहिए। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जो जिस दल की सरकार है, पार्टी जैसे आजकल बीजेपी की सरकार है, तो इस सरकार के जो मंत्री हैं, ये कोई आधिकारिक कार्य और चुनावी कार्य, इन दोनों के बीच में डिफरेंस साफ तौर पर अपने मतदाताओं को बताएंगे। आधिकारिक काम कार्य का मतलब ये होता है कि आधिकारिक यात्राएं होती हैं, ऑफिशियल टूर जिसको बोलते हैं, कि सरकार का काम है, वो सरकारी कार्य है इसलिए वो गए हैं। और एक होता है वो अपने चुनावी कार्य के लिए जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जा रहे हैं, अपने पार्टी के जो जिसको टिकट मिला है उसके प्रचार के लिए जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप सरकारी कार्य से जा रहे हैं, तब तो सरकारी सुविधाओं का आपको लाभ मिलेगा, आप सरकारी गाड़ी का ले जा सकते हैं। लेकिन अगर चुनावी कार्य के उद्देश्य से आप जा रहे हैं, तो आपको अपना सरकारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसके अलावा पार्टी को किसी भी तरह के सरकारी संसाधनों की कीमत पर विज्ञापन नहीं दिया जा सकता, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया हो। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात ये भी आ गई है कि आपने देखा होगा कि जो मीडिया है, खासतौर पर जो टीवी चैनल्स हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल भी जारी करते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे ही चुनावी आचार संहिता लग गई, इसके बाद कोई भी चैनल ओपिनियन पोल नहीं बता सकता है, और एग्जिट पोल का तो सवाल ही नहीं उठता है। एग्जिट पोल तभी होते हैं जब सारे चुनाव के जो भी चरण में वोट डाले जा रहे हैं और वो वोटिंग हो गई है, उसके बाद में फिर आप जो है उससे जो वोट डाल के बाहर आते हैं, उनसे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सवाल करते हैं, उसके आधार पर फिर आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं कर सकते। ओपिनियन पोल में भी यही होता है कि जब तक आपका आचार संहिता नहीं लगी हुई है, उससे पहले क्या माहौल है, आप मतदाताओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, वैसे ही नहीं होता है। अब यहाँ पर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है या नहीं है, तो आपने देखा होगा कि जो MCC है, MCC मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। ये कोड ऑफ कंडक्ट कोई कानून नहीं है जिसे संसद के द्वारा बनाया गया हो। ये कुछ प्रावधान इसके जरूर हैं, जो IPC की धारा IPC 1860, CRPC 1973 और RPA 1951 जैसे अन्य कानूनों से संबंधित प्रावधानों के साथ लागू किया जा सकता है, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है, जिसका पहले नाम भारतीय दंड संहिता था। इसलिए यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप आचार संहिता के दौरान भी किसी भी पार्टी का कोई भी नेता है, अगर वो कोई क्राइम करता है, कोई करप्शन करता है, तो संबंधित एजेंसियां उसके खिलाफ जांच करने के लिए, उसको पूछताछ के बुलाने के लिए स्वतंत्र हैं, और
अगर उनको लगता है कि इन्होंने सच में कोई अपराध किया है और उसके सबूत उसके पास हैं, तो वो उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। अब आखिर में आपको बताते हैं कि अगर आपको लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है, तो आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं? शिकायत आप जिला निर्वाचन अधिकारी में कर सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का आरएनए रियल न्यूज एनालिसिस, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर आधारित था। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनावी आचार संहिता होती है, इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो कितना इसका पालन किया जाता है? चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, राजनीतिक दलों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कितना पालन किया जाता है? और अगर नहीं किया जाता है तो एक जागरूक मतदाता होने के नाते आप उन पर किस तरह से दबाव बना सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं? आपका फीडबैक जो भी है वो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़। नमस्कार।